एक सुनसान और रहस्यमय इलाके के एक पुराने घर में। वहां के मालिक पीटर अपने एटिक में बैठा हुआ है, चारों तरफ बिखरे हुए पुराने सामान के बीच। धूल से ढके बक्सों और टीन के डिब्बों के बीच अचानक उसकी नजर एक बेहद पुराना रेडियो पर पड़ती है। उस रेडियो को देख पीटर को एक अजीब सी हैरानी होती है, मानो वो उस चीज को पहली बार देख रहा हो, लेकिन उसे याद नहीं आता कि ये कब और कैसे आया था। रेडियो के चारों तरफ जंग लगी है, उसके बटन भी फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी पीटर उसे चालू करने की कोशिश करता है। शायद उसमें कुछ छुपा हो या पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। इसी बीच उसकी वाइफ ऊपर आ जाती है। उसकी आवाज में एक घरेलू चिंता झलकती है, जल्दी नीचे आओ, खाना तैयार है। पीटर रेडियो को हाथ में उठाकर बड़े उत्साह से उसे दिखाता है और बताता है कि ये उसे पुराने बक्से में मिला है। जैसे ही वो अपनी खोज पर चर्चा शुरू करता है, उसकी वाइफ फिर से टोकती है, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ, और किचन की ओर लौट जाती है। पीटर के मन में उस रेडियो को लेकर अब और भी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो अकेला रह जाता है और रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बटन घुमाता है, अचानक ही घर के टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। टीवी का सिग्नल चला जाता है। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी एकदम रुक जाती है, मानो समय ठहर गया हो। तभी रेडियो से एक अजीब अस्पष्ट सी आवाज आती है, चुप रहो, वो हमें सुन सकता है। आवाज बेहद डरावनी है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। पीटर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो घबरा कर रेडियो बंद कर देता है, लेकिन मन में डर और कौतूहल दोनों घर कर जाते हैं। कुछ देर तक वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये उसकी थकान या दिमाग का वहम है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं होती। आखिरकार वो दोबारा हिम्मत जुटाकर रेडियो चालू करता है। इस बार एटिक के एक कोने में अचानक एक महिला की छाया दिखाई देती है। वो औरत नजर आती है, जल्दी से रेडियो बंद करती है और फिर एक पल में गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। पीटर को अब लगने लगता है कि वो सचमुच किसी अलौकिक चीज का गवाह बन रहा है, लेकिन दिमाग उसे समझाता है कि शायद ये सब थकावट या तनाव का असर है। फिर भी मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक नहीं रही हो। वो तीसरी बार रेडियो ऑन करता है। वही औरत फिर प्रकट होती है। उसकी आंखों में डर और चेतावनी साफ दिखती है। वो फिर कहती है, चुप रहो, वो हमें सुन सकता है, और हमेशा की तरह रेडियो को ऑफ करके अंधेरे में विलीन हो जाती है। अब पीटर को यकीन हो जाता है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है, कोई रहस्य है जो रेडियो से जुड़ा है। वो डर के मारे जल्दी से वहां से निकलना चाहता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक पुराने खिलौने से टकरा जाता है। खिलौने की आवाज घन घन ना उठती है और उसी क्षण वहां एक आदमी की आत्मा प्रकट होती है, जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलकता है। वो आत्मा पीटर पर झपट पड़ती है और घर में पीटर की चीखों की गूंज फैल जाती है। पीटर की तेज चीखें सुनकर उसकी वाइफ घबराकर ऊपर दौड़ती है, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। दूसरी ओर कहानी का दृश्य बदलता है। अब पीटर की बेटी एमा दिखाई देती है। एमा एक महत्वाकांक्षी सिंगर है जो अपने सपनों को लेकर बहुत भावुक है। आज उसका बड़ा ऑडिशन है, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। ऑडिशन खत्म होने के बाद वो मायूस होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और बताती है, फिर से घबरा गई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार से दिलासा देता है, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर अच्छा करोगी, तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनोगी, बस खुद पर भरोसा रखो। इसी बीच एमा को उसकी माँ का फोन आता है। माँ की आवाज में घबराहट और चिंता साफ सुनाई देती है। तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, जल्दी इटली वापस आओ। एमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फौरन इटली लौटती है। वे अस्पताल पहुंचते हैं, माँ से मिलते हैं। डॉक्टर गंभीर आवाज में बताता है, तुम्हारे पापा की हालत बहुत नाजुक है, उनके शरीर पर चोट के निशान है और सिर पर गहरी चोट है, जिससे दिमाग में क्लॉट बन गया है, वे कोमा में चले गए हैं। तुम्हारी माँ के शरीर पर भी चोट के निशान हैं। लग रहा है कि तुम्हारे पापा ने मारपीट की है, इसी वजह से तुम्हारी माँ ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। आप एमा अपनी माँ के पास जाती है। माँ के चेहरे और हाथों पर चोट के ताज़ा निशान हैं। माँ की आंखों में डर और पछतावा दोनों हैं। वो धीमे से कहती है, आज रात मुझे हॉस्पिटल में ही रुकना है। तभी एक नर्स आकर माँ को वार्ड में ले जाती है। जाते जाते माँ एमा को घर की चाबियां थमा देती है और फिक्रमंद होकर कहती है, घर मत जाना, वहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। लेकिन एमा इन चेतावनियों की परवाह नहीं करती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौट आती है। बॉयफ्रेंड होटल में रुकने की सलाह देता है, मगर एमा का दिल पुराने घर से जुड़ा है। दोनों घर पहुंचते हैं और एमा अपने बॉयफ्रेंड को अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाती है, एक साउंड प्रूफ कमरा जहां उसने अपने पापा के साथ पहली बार गाना रिकॉर्ड किया था। यहाँ की हर चीज में उसकी पुरानी यादें बसी हुई हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को एटिक में ले जाती है, जहां बचपन में पिता के साथ वो चीजें रिपेयर किया करती थी। वही पुराना रेडियो भी उसी जगह रखा है, जैसे कोई रहस्य समेटे हुए। एमा उदास होकर कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि डैड ने माँ पर हाथ उठाया होगा। बॉयफ्रेंड उसे सांत्वना देता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं नीचे खाना बनाने जा रहा हूँ। अब एमा अकेली है,
उसके सामने वही रहस्यमय रेडियो रखा है। वो उसे ऑन करती है, लेकिन इस बार कोई अजीब घटना नहीं होती। रेडियो से सिर्फ सफेद शोर निकलता है। वो निराश होकर नीचे चली जाती है। तभी अचानक उसे टाइपराइटर की आवाज सुनाई देती है। वो पास जाकर देखती है, टाइपराइटर में ताजा टाइप हुआ हेल्प लिखा है। एमा सोचती है कि शायद ये कोई पुराना मजाक है या पहले से टाइप किया गया है, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी घर कर जाती है। कुछ देर बाद बॉयफ्रेंड आता है और बताता है कि फ्रिज की सारी सब्जियां सड़ चुकी हैं और यहाँ आसपास कोई ऑनलाइन फूड सर्विस भी नहीं मिलती। वो बताता है, मैंने आते वक्त एक फूड वैन देखी थी, वहीं से खाना ले आता हूँ। एमा कहती है, कार ले जाओ, लेकिन बॉयफ्रेंड मना कर देता है। कहीं हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गया तो। कार तुम रखो, मैं पुरानी साइकिल से चला जाऊंगा। बॉयफ्रेंड साइकिल लेकर फूड वैन तक पहुंचता है। वहां एक आदमी पहले से बैठा होता है। उसकी नजरें अजीब हैं। जैसे ही बॉयफ्रेंड खाना ऑर्डर करता है, वो आदमी झट से उसकी साइकिल चुरा लेता है। ऊपर से उसका वॉलेट भी घर पर ही छूट जाता है। अब वो खाना भी नहीं खरीद पाता और मायूस होकर पैदल ही घर लौटने लगता है। रास्ते भर सोचता है कि आज सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। इधर एमा घर में अकेली रह जाती है। वो अपने रिकॉर्डिंग रूम में जाती है, जहां एक कोने में एक पुराना कैसेट रखा है। उसमें उसकी और उसके डैड की आवाजें दर्ज हैं। वे दोनों साथ गा रहे हैं, हंस रहे हैं। एमा उस कैसेट को सुनते हुए अपने बचपन और पापा के साथ बिताए पलों को याद करती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। घर के हर कोने में उसकी पुरानी यादें बसी हैं। पिता के अधूरे सपने, टूटी फूटी चीजें और एक रहस्यमयी सन्नाटा जिसमें कहीं कोई अनदेखा डर और अधूरी कहानियां छुपी हुई हैं। एमा कैसेट प्ले करती है और जैसे ही उसमें आवाज गूंजती है, वहीं औरत की डरी सहमी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, चुप रहो, हमें कोई सुन सकता है। यह सुनकर एमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मन में डर समा जाता है। तभी अचानक अटिक में रखा पुराना रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है और उसमें से एक उदास सा क्लासिकल गाना बजने लगता है, जैसे किसी बीते जमाने की याद दिला रहा हो। एमा डरते डरते ऊपर अटिक में जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो रेडियो बंद कर पाए, एक साया, एक लेडी की आत्मा अचानक सामने आ जाती है। रेडियो को बंद कर देती है और फिर उसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। ये वही औरत थी जिसकी आवाज कैसेट में थी और जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, चुप रहो, कोई हमें सुन सकता है। उस माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और डर घुल जाता है। एमा पूरी तरह उलझन में पड़ चुकी है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये आवाजें और ये आत्माएं आखिर चाहती क्या है। वो फिर से हिम्मत जुटाकर रेडियो ऑन करती हैं। इस बार रेडियो की धुन के साथ ही अटिक के कोने में वही आत्मा फिर से दिखाई देती है। एमा सहम जाती है, घबराकर तुरंत रेडियो बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा रेडियो ऑन करती है, आत्मा उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा झलकती है। घबराकर एमा रेडियो बंद कर देती है। उसी पल नीचे उसके फोन की घंटी बजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सन्नाटे में अचानक कोई उम्मीद की किरण जगी हो। वो जल्दी से नीचे भागती है। फोन उसके बॉयफ्रेंड का है, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। एमा निराश हो जाती है। तभी लैंडलाइन की घंटी बजने लगती है। आवाज घर में गूंज उठती है। एमा जल्दी से फोन उठाती है, लेकिन रिसीवर नीचे रख देती है। उसे अब समझ आ चुका है कि इस घर की आत्माएं शोर पसंद नहीं करती। अब वो घबराकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है, सामने एक आदमी की आत्मा प्रकट हो जाती है। ये वही डरावनी आत्मा है जिसने पहले उसके डैड पर हमला किया था और अब एमा पर भी झपट पड़ती है। अगले ही पल वो आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। एमा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से जकड़ गया है। वो हिलता भी नहीं। तभी उसे ऊपर से टाइपराइटर की आवाज आती है, टिक टिक टिक। वो डरते डरते पास जाती है और देखती है कि हेल्प टाइप हो चुका है। शब्दों में घबराहट और बेबसी झलकती है। एमा समझ जाती है कि कोई उससे संवाद करना चाहता है, कोई उसे चेतावनी दे रहा है या मदद मांग रहा है। वो टाइपराइटर पर टाइप करती है, हु आर यू, लेकिन जवाब आने से पहले ही वही आदमी की आत्मा गुस्से में आकर टाइपराइटर उठाकर जमीन पर पटक देती है, जैसे वो नहीं चाहती कि कोई सच सामने आए। एमा डरी सहमी हुई फिर से अटिक में जाती है। विंडो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां वही टॉय रखा है जिस पर उसके डैड का पैर फिसला था। इस बार एमा का भी पैर उसी पर लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसी वक्त रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। वहीं लड़की की आत्मा आती है, रेडियो बंद कर देती है और अदृश्य हो जाती है। अब एमा खुद रेडियो के पास जाती है, उसे ऑन करती है और इस बार दोनों आत्माएं, वो बच्ची और लेडी, उसे साफ दिखाई देती हैं। लेडी उसकी तरफ चीखते हुए बढ़ती है,
उसकी चीख में दर्द और चेतावनी दोनों है और फिर अचानक गायब हो जाती है। एमा फिर विंडो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही आदमी की आत्मा प्रकट होती है और उसे जोर से पकड़कर नीचे फेंक देती है। एमा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, वो बुरी तरह घबराई और थकी हुई महसूस करती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। अब एमा नीचे अपने साउंड स्टूडियो में जाती है, जो पूरी तरह साउंड प्रूफ है। उसे लगता है कि यहाँ वो कुछ देर के लिए तो सुरक्षित है। वहाँ सबसे पहले वो अपना फोन चार्जिंग पर लगाती है। उसकी उम्मीद फिर से जागती है कि बाहर दुनिया से संपर्क हो सकेगा। वो फिर से वही कैसेट सुनती है जिसमें औरत की आवाज थी, चुप रहो, वो हमें सुन सकता है। इस बार एमा साफ आवाज में पूछती है, कौन सुन सकता है? तभी उस आदमी की आत्मा की डरावनी आवाज गूंजती है। एमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो डर के मारे कांपती हुई पूछती है, तुम क्या चाहते हो? आत्मा जवाब देती है, तुम्हारी जिंदगी का खात्मा। उसकी आवाज में नफरत और कड़वाहट भरी हुई है, जैसे वो कोई पुराना बदला लेना चाहता हो। ये सुनकर एमा पूरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है जैसे मौत उसके सिर पर मंडरा रही हो। अब हमें घर के बाहर एमा का बॉयफ्रेंड दिखता है, जो बेचैनी से दरवाजे की बेल बजा रहा है। उसके चेहरे पे चिंता और डर दोनों हैं। घर के अंदर उस आदमी की आत्मा दिखाई देने लगती है, क्योंकि बेल की आवाज की वजह से वो विजिबल हो जाता है, जैसे शोर उसकी ताकत को जगा देता हो। एमा स्टूडियो के अंदर है, जो साउंड प्रूफ है, इसलिए उसे बेल की आवाज नहीं सुनाई देती। अब वही आत्मा घर के पीछे बने बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है। एमा का बॉयफ्रेंड सोचता है कि वो शायद बेसमेंट में है, इसलिए वो उसी रास्ते से नीचे उतर जाता है। वहां अंधेरे और सन्नाटे के बीच आत्मा उस पर हमला कर देती है। उसकी चीखें दब जाती हैं, जैसे साउंड प्रूफ दीवारों के पीछे सब कुछ खो गया हो। उधर स्टूडियो में एमा का फोन अब चार्ज हो चुका है। वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं है, कॉल नहीं लगती। वो धीरे धीरे बाहर आती है और दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है। तभी बेसमेंट से फोन की रिंग की आवाज आती है। अब उसे एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद नीचे है। वो डरते डरते बेसमेंट में जाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड फर्श पर बैठा है, सर पकड़े हुए। उसकी हालत खराब है। एमा किसी तरह उसे ऊपर लाती है, उसकी मदद करती है। वो पेपर पर लिखती है, हम बोल नहीं सकते, वो यहाँ है। अब एमा टीवी ऑन करती है। उसे उम्मीद है कि शायद आत्माएं टीवी की स्क्रीन पर दिखाई दें, लेकिन टीवी ऑन होते ही कुछ भी नहीं दिखता, बस सन्नाटा और गूंजती खाली स्क्रीन। एमा हार नहीं मानती। वो बॉयफ्रेंड को लेकर अपने साउंड स्टूडियो में जाती है और लेडी की आवाज सुनाने के लिए उसे हेडफोन पहनाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड को कुछ भी सुनाई नहीं देता, जैसे वो आवाज किसी और ही दुनिया के लिए हो। जब एमा खुद हेडफोन लगाती है तो वही आत्मा की आवाज गूंजती है, वो तुम्हारे पीछे है। एमा डर के मारे पीछे देखती है, लेकिन वहां बॉयफ्रेंड गायब है। घबराकर वो स्टूडियो से बाहर भागती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब सोफे पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी हैं। आवाज में अजीब सी बेरुखी और डरावना ठंडापन आ गया है। साफ है, उस आदमी की आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। कमरे में अब वही लेडी की आत्मा भी दिखती है, जो इशारे से एमा को समझाती है, कुछ मत बोलो, चुप रहो। लेकिन अब बॉयफ्रेंड, जो आत्मा के कब्जे में है, एमा पर हमला कर देता है। कमरे में डर, सन्नाटा और मौत की आहट गूंजने लगती है, जैसे इस घर में किसी की भी आवाज अब हमेशा के लिए दब जाएगी। एमा पर हमला होने ही वाला था कि अचानक उस बच्ची की आत्मा वहां आ जाती है और पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। हवा भारी हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य ताकत का असर हो। उस आत्मा की उपस्थिति से वहां मौजूद दूसरी आत्माएं भी सहम जाती हैं और इसी का फायदा उठाकर एमा को भागने का मौका मिल जाता है। वो बिना पलटे तेजी से दौड़ती है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज है कि उसे खुद भी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। एटिक में पहुंचते ही वहां का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से पुरानी कोई धुन बजने लगती है, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। तभी फिर से उस बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव है। वो अचानक एमा को जोर से धक्का देती है और एमा गिरते ही अपने होश खो बैठती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, खुद को एक पुराने जमाने के घर में पाती है। उस घर की दीवारें धुंधली हैं, फर्नीचर पर जाले लगे हैं और हर कोने में उदासी पसरी हुई है। वहां उसे वही औरत और उसकी बेटी दिखती हैं, जिनकी छाया एमा ने पहले देखी थी। उसी घर में एक बार फिर वही पुराना रेडियो रखा है। जैसे ही रेडियो ऑन होता है, चारों ओर आत्माएं तैरने लगती हैं। उनकी हल्की हल्की आवाजें और कराहें वातावरण को और डरावना बना देती हैं। अब पूरी कहानी धीरे धीरे साफ होने लगती है। वो बच्ची दरअसल उसी लेडी की बेटी थी, जिनकी आत्माएं उस घर में अब भी भटक रही थी। माँ अपनी बेटी से बहुत धीमे स्वर में कहती है, तुम्हारे डैड के लौटने का वक्त हो गया है, बिल्कुल भी शोर मत करना। बेटी मासूमियत से पूछती है, डैड को शोर क्यों पसंद नहीं? माँ की आंखों में डर झलकता है। वो बताती है, वॉर के बाद वो बहुत बदल गए हैं। उन्हें जरा सी आवाज पर भी गुस्सा आ जाता है, जैसे उनका दिमाग अब उनके काबू में नहीं रहा।
इसलिए हमें पूरा घर चुप रखना है ताकि वो नाराज ना हो। असल में उस आदमी ने जंग के दौरान इतना शोर, हिंसा और खून खराबा देखा था कि उसकी मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ा था। अब मामूली आवाज भी उसके लिए असहनीय हो गई थी, इसलिए लेडी घर की छोटी से छोटी आवाज भी बंद कर देती है, रेडियो, घड़ी, बर्तन, सब कुछ, ताकि घर में पूरी तरह शांति बनी रहे। जल्दी ही उसका हस्बैंड लौट आता है, वही आदमी जिसकी आत्मा ने एमा के डैड, एमा के बॉयफ्रेंड और खुद एमा पर हमला किया था। वो आदमी डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए बैठा है, उसकी आंखों में थकावट और गुस्से की लहरें एक साथ दिखती है। उसकी बीवी सावधानी से खाना सर्व करती है, लेकिन घबराहट के कारण उसके हाथ से प्लेट छूटकर गिर जाती है। प्लेट गिरने की आवाज कमरे में गूंज जाती है। बस इतनी सी आवाज ही उस आदमी के गुस्से का कारण बन जाती है। वो अचानक बेकाबू होकर अपनी बीवी को जोर से थप्पड़ मार देता है। उसकी बेटी ये सब डरी सहमी आंखों से देखती है, उसकी सांस से अटक जाती है, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं। कुछ समय बाद बेटी अपना खिलौना लेने जाती है जो रेडियो के पास रखा था। गलती से रेडियो गिर जाता है और तेज आवाज में बजने लगता है। अब उस आदमी का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो गुस्से में बेटी की ओर बढ़ता है, मानो उसे सजा देने वाला हो। उसकी बीवी बीच में आकर बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी बीवी को मार डालता है। ये देखकर बेटी डर के मारे कांप जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर वहीं पड़ी सीजर्स उठाकर अपने डैड पर हमला कर देती है। पर मरने से पहले डैड भी अपनी बेटी को मार डालते हैं। इस तरह पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो जाता है। घर में सन्नाटा और दर्द की चीखें रह जाती हैं। ये सब देखकर एमा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे उस लेडी और उसकी बेटी के लिए गहरा दुख महसूस होता है। उसे लगता है काश वो कुछ कर सकती, पर वो जानती है कि ये सब अतीत की घटनाएं हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकती। बच्ची की आत्मा ने उसे बस बीते वक्त की पूरी सच्चाई दिखा दी है ताकि एमा सच समझ सके। इसी वक्त एटिक में एमा का बॉयफ्रेंड अचानक प्रकट होकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन संयोग से एमा के हाथ में वही टॉय आ जाता है जो उसने अतीत में देखा था। वो पूरी ताकत से उस टॉय को बॉयफ्रेंड के सिर पर मारती है और खुद अचानक नीचे बने साउंड स्टूडियो में पहुंच जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी पागलों की तरह उसके पीछे पीछे आ जाता है। स्टूडियो के भीतर लगे बड़े शीशे में एमा की परछाई दिखती है, जिससे धोखे में आकर बॉयफ्रेंड स्टूडियो के अंदर घुस जाता है। एमा फुर्ती से बाहर निकलती है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। दरअसल बॉयफ्रेंड ने शीशे में एमा की परछाई देखी थी, जबकि असल में वो पीछे छुपी थी। इस तरह एमा उसे स्टूडियो में बंद कर देती है। बाहर आकर एमा लाउड म्यूजिक प्ले कर देती है, पूरे घर के सारे स्पीकर्स ऑन कर देती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड के अंदर छिपी आत्मा तलब उठे। म्यूजिक की तेज आवाज, ड्रम्स की गूंज और इलेक्ट्रिक साउंड से आत्मा बेचैन हो जाती है और स्टूडियो के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर देती है। एमा पूरे घर के डिवाइसेस चालू कर देती है, खुद ऊपर एटिक में छुप जाती है और हर तरफ शोर की दीवार खड़ी कर देती है। बॉयफ्रेंड, जिसके अंदर आत्मा है, स्टूडियो का ग्लास तोड़कर एटिक में पहुंच जाता है। अब एमा उसके सामने है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। वो डटकर जोर से कहती है गो टू हेल और सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देती है। उसके तेज शोर से आत्मा को भारी तकलीफ होती है। बॉयफ्रेंड छटपटाने लगता है, लेकिन अचानक ही घर की बिजली चली जाती है। सब कुछ बंद हो जाता है, लाइट, डिवाइस, अलार्म, हर चीज। अब एमा के सामने उसका पूरी तरह पजेस्ड बॉयफ्रेंड है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी रेडियो अपने आप फिर से ऑन हो जाता है और उसमें से उस आदमी की बीवी और बेटी की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें आत्मा के घावों को कुरेदने लगती हैं। उसका दर्द बढ़ जाता है। उसकी चीखें और कराहे कमरे में गूंजने लगती हैं। एमा समझ जाती है कि बाहरी शोर से ज्यादा इन दोनों की आवाजें आत्मा के लिए असहनीय हैं, क्योंकि इन्हीं आवाजों में उसकी सच्चाई और पछतावा छिपा है। इसी वक्त वो दोनों आत्माएं वहां आ जाती है। एमा का हाथ मजबूती से पकड़ती हैं और जोर से चिल्लाती हैं। एमा भी उनके साथ मिलकर पूरी ताकत से चिल्लाती है, जैसे अपनी पूरी हिम्मत और दर्द को आवाज में बदल रही हो। इन सबकी आवाजों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि आत्मा अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और बॉयफ्रेंड का शरीर छोड़कर फिर उसी रेडियो में बंद हो जाती है जहां से वो निकली थी। रेडियो की स्क्रीन टूट जाती है, स्पीकर से धुआं निकलता है और आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। बॉयफ्रेंड अब होश में लौट आता है। उसकी आंखों में हैरानी और राहत झलकती है। दोनों एक दूसरे को थाम लेते हैं, जैसे एक लंबा बुरा सपना खत्म हो गया हो। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि एमा अपने परिवार के साथ उसी घर में खुशी से रह रही है। अब वहां कोई परेशानी नहीं, घर में शांति और सुकून है। एमा को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई है। जिसने उसकी मां पर हमला किया था वो उसके डैड नहीं थे, बल्कि वही भटकती आत्मा थी जो दर्द और पछतावे में घुल रही थी। एमा ने अपनी हिम्मत, समझदारी और जज्बे से उस आत्मा को हरा दिया है। इसके बाद वो न्यूयॉर्क लौटती है। इस बार ऑडिशन में वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाती है। उसका डर खत्म हो चुका है और वो पास हो जाती है। अब वो अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है।
और उसका चेहरा उम्मीद और खुशी से चमक रहा है। उसकी कहानी ना सिर्फ डर और रहस्य की है, बल्कि एक ऐसी लड़की की भी है जिसने अपने अतीत के डर को हिम्मत और समझदारी से हराया और अपने सपनों की ओर बढ़ चली। फिर हमें वही रेडियो दिखाई देता है जो कचरे में पड़ा हुआ है। उसी समय वहां से वो आदमी गुजरता है जिसने एमा के बॉयफ्रेंड की साइकिल चुराई थी। वो रेडियो उठाता है और उसे एक एंटीक शॉप में बेच देता है। कुछ देर बाद एक महिला दुकान में आती है। वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो चलता नहीं है। उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर जाती है। वो पेंटिंग की कुछ तस्वीरें लेती है और फिर उसे एक कपड़े में लपेट देती है। तभी उसे महसूस होता है कि कपड़े में कुछ हरकत हो रही है। वो पेंटिंग को दोबारा खोलकर देखती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। अगले ही पल पेंटिंग के अंदर से 2 हाथ बाहर आते हैं और उसे खींचकर पेंटिंग के अंदर ले जाते हैं। जैसे उस रेडियो के बारे में हमें बस इतना पता चला कि वो शापित था, लेकिन कैसे ये स्पष्ट नहीं हुआ। वैसे ही ये पेंटिंग भी कोई साधारण चीज नहीं लगती, शायद ये भी शापित है।